1948 में पहली अरब इसराइल जंग ने फलस्तीनियों को दरबदर कर दिया। लाखों बेघर हुए और इसराइल का क़याम मजबूत हुआ। 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने बैतुल मक़दस, गोलान की पहाड़ियों और गजा समेत कई अरब इलाके कब्जे में ले लिए, जिससे अरब दुनिया को शदीद धचका लगा। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद इराक ईरान जंग शुरू हुई, जिसने पूरे खिते में फ़िरक़ावारियत, अस्करियत और अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। ये जंगें ना सिर्फ सरहदें बदलने का बाइस बनी, बल्कि मशरिक़ वस्ता के सियासी और समाजी नक्शे को भी हमेशा के लिए बदल गईं। ये मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंगों की चंद मिसालें हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इसराइल और ईरान की हालिया जंग भी मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीलियों का आगाज़ हो सकती है? इसी पर सवाल रखेंगे। मशरिक़ वस्ता की हर बड़ी जंग खित्ते पर असरअंदाज हुई। इसराइल ईरान जंग मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन में क्या बड़ी तब्दीली ला सकती है? ज़ैगम साहब। इकबाल का एक शेर तुर्की के सदर अर्दोगान साहब को बहुत पसंद है और वो अपनी ज़बान में उसको कई जलसों में पढ़ चुके हैं। तलू इस्लाम नज़्म है इकबाल की, बहुत मशहूर उसका शेर है और वो शेर है कि अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, कि लाखों सितारे उनके खून से नई सार पैदा होती है। चले हम उम्मीद कर लेते हैं कि ये जो तबाहियाँ जो आपने बताई हैं ये किसी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएंगी, इससे कोई नया निज़ाम पैदा होगा, इससे मुसलमानों की कोई नई उम्मीद पैदा होगी। अब आपका जो सवाल है, नए मंजरनामे का जो तयन है वो इस जंग के नतीजे से होगा। सही। फौरी नतीजा भी जो हमें नज़र आएगा और वो लॉन्ग टर्म नतीजा भी जो हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आएगा, और हो सकता है लंबे अरसे के नताइज उन नताइज से मुख्तलिफ हों तो हमें फौरी तौर पर नजर आए। इस वक्त तो हम देख सकते हैं कि आज तक के जो हालात हैं, इस वक्त के हालात में आपको नजर आता है कि ईरान एक रेजिस्टेंस हब के तौर पर उभरा है, बराह रास्त उसने टेक ऑन किया है, जंग को इसराइल के घर लेकर गया है, इसराइल का नाक उसने रगड़ा है, तो एक उभर कर एक ताकत के तौर पर, एक उम्मीद के तौर पर आया है। ठीक हो गया। लेकिन उसकी कमजोरियां भी सामने आई हैं और बहुत बड़ी कमजोरियां हैं कि उसके अंदर जो दुश्मन छुपे बैठे हैं और ऐसे ही दुश्मन होते हैं जो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंदर जो गद्दार हैं कि एक एक चीज तक, ईरान की एक एक चीज तक, इसराइल की 10 तरह से एक एक खबर तक, और जंग में ये बहुत बड़ी नुकसान दिया सबसे ज्यादा। तो इसराइल ने भी अपनी ताकत दिखाई है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरब मुल्क खामोश हैं, वो गेन भी कर सकते हैं। ठीक है। तुर्की, मिस्र, ये जो आपने अरब मुल्क की बात की, मैं यहीं से ज़ैगम साहब गुफ्तगू आगे ले जाना चाहूंगी। रजा साहब, पाबंदियों का शिकार ईरान, जिस तरीके से भी ज़ैगम साहब ने अस्करी जदीद टेक्नोलॉजी कम होने के बावजूद भरपूर जवाब दिया इसराइल को, क्या ईरान के मुकाबले में बेतहाशा इमारत रखने वाले जो दीगर अरब ममालिक मौजूद हैं, इसराइल क़ुव्वत के भरम से बाहर निकल पाएंगे? देखिए इस वक्त मसला जो बाकी गल्फ रियासतों का है, आपको मालूम ही है कि वो उनका झुकाव, बल्कि उनकी बड़ी गहरे ताल्लुकात है अब अमेरिका के साथ, और अब तो चंद एक के तो इजराइल से बराह रास्त ताल्लुकात हो चुके हैं, उर्दन हो, यूएई हो, बहरीन हो और ममालिक भी हों। तो ये तो एक वाज़ेह स्प्लिट है, और ये आज का जो क्राइसिस है उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है। ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं, दर हकीकत कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। माँ सिवाय देखिए, जो एक ईरान ही एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक नज़रिया जो मजहबी नज़रिए की बुनियाद पर रियासत चलती है, और वो ही और यही वजह है कि उनकी गैर लचकदार पॉलिसियों की वजह से आज वो इस मकाम पे खड़े हुए हैं। देखिए हम उनके साथ हैं और हम दुआएं कर रहे हैं कि वो बच जाएं, वो जीत जाएं, उनके लोग महफूज रहें। लेकिन आप ये भी देखिए कि उन्होंने अपनी आवाम को किस तकलीफ में डाले रखा है 30-40 साल से जो सैंक्शंस हैं। नंबर 2, वो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। ये ना भूले, ये जो एजेंट और गद्दार ऐसे पैदा नहीं होते। जब उनके पास माशी तकालीफ हो या वो रियासत से डिसकनेक्ट हो, तो फिर जो एक्सटर्नल एनिमी जो होता है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है मोसाद के लिए कि वो अंदर से एजेंट भरे। तो ये भी एक सबक है हमारे बहुत सारे ममालिक के लिए उम्मा के अंदर कि जब आपकी रियासतें या हुकूमतें गैर मकबूल हो तो अंदर की कमजोरियों से दुश्मन फायदा उठाते हैं। और तीसरी जो बात है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। आपने इन गल्फ रियासतों की बात की है जिनके पास अरबों डॉलर है, वो शहर बना रहे हैं बीच के किनारे, कोई बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है।
कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने साइंसदान पैदा हुए हैं। खुद पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, हम तो रो रो कर इस बात पर रहे हैं कि आप यहाँ पे साइंस पढ़ाएं, बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करें, सूबे हो, मरकज हो। हम इस और इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा साया है अमेरिका का, मगरिब का, लेकिन उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, हम उससे इनकारी नहीं हो सकते। हमें ना पसंद हो इजराइल और दिन भर गालियां दें, बददुआएं दें, लेकिन जहां उन्होंने तरक्की की है उसको वो दिखाई दे रही है। इसलिए इससे लेसन है कि असल ताकतें जो है वो तालीम, साइंस, तहकीक की और आगही और मैशत से होती है। वो नारे दिलकश होते हैं, नजरिए दिलकश होते हैं, लेकिन जब आप लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपकी ताकत होती है। जी हो गया जी। इसराइल ईरान जंग मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाजुन में हसन साहब कितनी बड़ी या क्या बड़ी तब्दीली ला सकती है? अच्छा, पहली बात यह है आयशा के रजा रूमी साहब ने कमाल कर दिया। मुसलमानों को ये सादा सी बात समझ आ जाए, अल्लाह ने नजर बद से बचाए, ये सोच हमारे पास है ही नहीं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि आलम इस्लाम के और उसके हासिदों या हरीफों के दरमियान आयशा 1 साल में 1 सदी का गैप पैदा हो रहा है। यकीन करो ये अचीवेबल टारगेट रहेगा ही नहीं अगर अब भी इनको होश नहीं आई। ये जो इन्होंने बात की है ना, कमाल, सुभान अल्लाह, अल्लाह नजर पर टच वुड। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसराइल और इसराइलियों के बारे में, जायंस के बारे में मैं उनको बहुत तारीफ, दुश्मन भी अगर काबिल तारीफ हो तो उसका जो पहलू है, उनकी जहानत, उनकी इजादात, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी अच्छा वो सारा कुछ। लेकिन ये जो खामनाए की एलिमिनेशन के बारे में इन्होंने बात की है, मुझे खुदा की कसम ये नींव पागल लगे हैं। इनको ईरानियों का पता नहीं। देखो, खामनाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, अगर वो शहीद होते हैं और उसकी जगह कोई चमचा आता है, खुदा की कसम ईरानी अवाम उनकी चीथड़े, बोटियां नहीं, आपकी पैदाइश से शायद पहले की बात हो, जो कुछ अमेरिका के उस चंगड़ ने अमेरिकन माशूक रजा शाह पहलवी के साथ, आपको नहीं पता, आपने पढ़ा होगा जी। हमने देखा है। यकीन करो, कतार अंदर कतार लोग, ठीक, गोली चलती थी, एक सफ गिरती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उस चीथड़े का ये हशर नशर कर देंगे। सही। ये अच्छा, ईरानी अवाम इनको अंदाजा नहीं है, सो खामनाई की जगह सिर्फ खामनाई आएगा। सही। हालांकि मैं जानता हूं कि ईरानी अवाम उनसे दे आर नॉट वेरी हैप्पी। सही, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब ग्राफ उनका कहां से कहां चला हो गया। आखिरी बात ये है कि आपने बड़ी जंग की बात करके तो बात ही खत्म कर दी है। वैसे मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे मुसलमानों, रजा रूमी साहब के अलावा आज मेरा इनके साथ एक जुड़त बनी है और कमाल की। सही। मुझे एक बात बताओ कि मशरक के वस्ता से अमेरिका में ने ऐसा क्या लेना है जो पहले उसके कदमों में नहीं है? बस सर, ईरान का खड़ा होना ही बर्दाश्त हो रहा। ठीक हो गया हसन साहब। शहजाद साहब, छोड़ें जी, मशरक के वस्ता को ना छेड़ें। ठीक है, ठीक है, वो उनके अपने बारे में नहीं है। बिल्कुल सही, एग्रीड। वो क्या है वो दुरुस्त। बस मैं तफसील में नहीं जा रहा, इस्तकबाल देखा था पिछले दिनों। जी जी, सही है। अल्लाह माफी, बंदा तो शादी के मौके पे अपने ससुरालियों का इस्तेमाल इस तरह इस्तकबाल नहीं करता, इसलिए जाने दो, बड़ी जंग वगैरह। शहजाद साहब, इसराइल के ईरान पर हमले से पहले जो इसराइल की टेक्नोलॉजी या साइंसी जिद्दत और अस्करी बर्तरी का भरम था, वो यहाँ पर अब गिरता दिखाई देता है और गैर जानिबदार आलमी माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं। 12 जून से पहले वाला भरम बरकरार रह पाएगा इसराइल का? नहीं, बहुत जल्दी फैसला कर लिया आपने इस चीज के अंदर। मेरा थोड़ा वक्त दीजिए, देखते हैं कि किस करवट बैठती हैं चीजें। देखिए, आपका सवाल, बुनियादी सवाल यह है कि तवाज़ुन किस तरफ जाने को है। क्या इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन है, या ये जंग इसलिए छेड़ी गई कि तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था? अगर हम इस चीज का सवाल का जवाब ढूंढ लें कि तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था इसलिए ये जंग हुई, या तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए जंग हुई, तो मेरे ख्याल में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो यह है कि तवाज़ुन है, इसीलिए तो $600 अरब सऊदी अरेबिया खर्च करना चाह रहा है अमेरिका के अंदर, $200 अरब UAE खर्च करना चाह रहा है, कमिटमेंट्स हैं।
कि हम करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे आपके मुल्क के अंदर। अमेरिका कैसा पागल होगा कि ये $1 ट्रिलियन आ रहा है और उसके हाथ से वो छोड़ देगा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं जंग करता हूं क्योंकि मुझे ईरान पसंद नहीं है। हाँ, वो ईरान को जो तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था कि जौहरी ताकत जो कि ईरान हासिल करना चाहता है उससे मशरिक़ वस्ता का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, तो मैं उसको किसी तरीके से काबू कर लूं ताकि मेरे अपने इंटरेस्ट जो हैं, जो उसके मफादात हैं, खासतौर पर उसके अलावा के इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ क्रेसेंट है और ये है वो है, उन चीज़ों से हटके जो मशरिक़ वस्ता में मामलात होंगे। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मशरिक़ वस्ता में जो उनके अरब मुल्क हैं वो पहले से ही खाइफ हैं ईरान से, तो वो एक तरह से उस तवाज़ुन को, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ये जंग हो रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तवाज़ुन में कोई बेहतरी या उसकी कोई शक्ल बदलने जा रही है। अगर ईरान मिसाल के तौर पर मुंतशिर हो जाता है, हार के मुंतशिर हो जाता है, क्या उसमें खित्ते में तवाज़ुन रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए वो उस लेवल तक लेके आएगा सिर्फ जहां पर के ईरान उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। एक चीज मैं कह दूं, पिछले सवाल के अंदर गालिबन आपका जो जवाब सवाल था वो ये था कि क्या अमेरिका अपने बमबार भेजेगा? उसको अपने बमबार भेजने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कभी भी इस जंग में हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वो इस तरह की कोई काम नहीं करेगा जिससे दुनिया भर के ममालिक, खासतौर पे रूस और चीन भी छलांग मार के अंदर आ जाए इसके अंदर, और फिर ये पूरे का पूरा खित्ता खराब हो जाए। वो तो पैसे हासिल करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है, उसके पास इसराइल अवेलेबल है, उसके थ्रू 73 की जंग में जिस तरह उसने इसराइल को इस्तेमाल किया था अरबों के खिलाफ, उसी तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक हो गया।